ब्रेन ट्यूमर है क्या? ब्रेन के किसी हिस्से के सेल्स ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, करते करते वो काफी बड़ा हो गया, ग्रोथ होती है। उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है ब्रेन के ऊपर, प्रेशर की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता। बच्चों में और बड़ों में कुछ फर्क होता है ट्यूमर्स का। अक्सर बच्चों के ना हाथ टेढ़े होते हैं, वैसे नॉर्मल होते हैं, हाथों से चीजें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जब कोई चीज उठाते हैं ना, वो नॉर्मल वे में नहीं उठाते, तो उनके हाथों से चीजें गिर जाती हैं, जल्दी कोई चीज नहीं पकड़ाई जाती। हमारे हाथों की जो नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और न्यूरोपैथिक चेंजेस आ जाती हैं, ग्रिप कमजोर हो जाती है। पॉलीन्यूरोपैथी है, इसका मतलब होता है कि फिर आपकी हाथ वीक होते हैं, इसी तरह फिर आपके जो पाँव होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को मैंने नोटिस किया है, वो बात कर रहे होते हैं ना, तो उनका फेस स्ट्रेच होता है, उनकी कभी ये चीज ऊपर जाएगी, तो ये भी कोई ब्रेन में डिसऑर्डर्स चल रहे होते हैं। फेशियल डिस्टोनिया जो है उसकी एक वजह जो होती है वो तो बाज़ औक़ात सेरेब्रल पॉलिसी में होती है। पैदाइश के वक्त ब्रेन के एक खास हिस्से को, जिसे हम बेसल गैंग्लियाज कहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन ना गई हो, वो डैमेज हो गया हो, तो ये जो टेढ़ापन है ये चेहरे पे भी हो सकता है। हमारी बॉडी में ट्यूमर होने की वजह से या हमारे दिमाग में ट्यूमर होने की वजह से हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां बन सकती हैं। आज इस पॉडकास्ट में डॉक्टर खालिद जमील आपको वो सारे सिम्टम्स बताएंगे जो आपने अपने आप में, अपने बच्चों में, अपनी सराउंडिंग में, हर एक इंसान में नोटिस करने हैं कि वो किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से तो नहीं गुजरे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको दिमागी चेंजिंग्स के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर खालिद जमील, बिग ब्रदर। आज हमने ब्रेन ट्यूमर पे बात करनी है। हम बहुत सुनते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से हमारी टांग में कभी प्रॉब्लम होता है, कभी हमारे बाजू में प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये ब्रेन ट्यूमर है क्या? देखिए, पहले तो हम ये वादा कर लेते हैं कि ट्यूमर हम किसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ट्यूमर जो होता है ना, ये हम उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे जो बॉडी का कोई भी हिस्सा हो वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, कोई चीज़ जो एबनॉर्मली वहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको ट्यूमर कहा जा सकता है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर जो ट्यूमर होता है वो कैंसर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर कैंसर जो होता है वो ट्यूमर होता है। हर ट्यूमर कैंसर नहीं है, हो सकता, बट हर कैंसर जो है वो ट्यूमर है। हो सकता है। ओके, ठीक है ना। अच्छा, इससे हम बात आगे चलते हैं, ब्रेन पे आ जाते हैं। अब जो ब्रेन है उसमें बच्चों में और बड़ों में कुछ फ़र्क होता है ट्यूमर्स का। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर सर के पिछले हिस्से में होते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसके अंदर होते हैं। और इसमें ग्लायोमास हो सकते हैं, मुख्तलिफ इसके मेडुलोब्लास्टोमास हो सकते हैं, और ये कॉमन ट्यूमर्स हैं। अच्छा, इनके मुकाबले में जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनका जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, ये साइड वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे ये ट्यूमर ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर एस्ट्रोसाइटोमास हैं, मेनिंजियोमास हैं। सो एक तो ये बात समझने की है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ये प्राइमरी हो सकते हैं और सेकेंडरी हो सकते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है? प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर वो है कि जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर बना है, यानी ब्रेन के किसी हिस्से के सेल्स ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, करते 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 वो काफ़ी बड़ा हो गया या छोटा हो गया, और उसकी बाद में अलामतें भी आना शुरू हो गई। सो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी। जिस तरह एस्ट्रोसाइटोमा एक नाम है उसका। ठीक है। अच्छा, जो सेकेंडरी कार्सिनोमास या ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के, वो होते हैं मिसाल के तौर पे किसी के गुर्दे में ट्यूमर हुआ, या प्रोस्टेट में ट्यूमर हुआ, या किसी भी हिस्से में ट्यूमर हुआ, यानी जिस्म के किसी हिस्से में आपके वहाँ से माइग्रेट करके ज़्यादातर ब्लड के रास्ते वो ब्रेन में आ जाए,
तो वो इसको सेकेंडरी है, सेकेंडरी, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेटिस। हाँ, हम्म कि यानी ये वहाँ से फैल के ब्रेन में आ गया। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर में हम कहते हैं कुछ ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं और कुछ मलिग्नेंट होते हैं। मलिग्नेंट वो ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम कैंसर कहते हैं। इनकी जो निशानियां होती हैं वो ये होती हैं कि बड़ी सडनली मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी फास्ट ग्रोथ होती है इनकी। और जाहिर है कि जब फास्ट ग्रोथ होगी तो ये साथ साथ बढ़ते रहेंगे और जो ब्रेन का हिस्सा होगा जहाँ पे ये जा रहे होंगे, एक किस्म का आप कह सकते हैं उसको खाते रहेंगे या उसको प्रेस करते रहेंगे। तो ये एक निशानी होती है। जबकि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ठीक है। और जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है ब्रेन के ऊपर, उस प्रेशर की वजह से ब्रेन का वैसे काम नहीं करता। वरना जो असल में ट्यूमर है वो खुद ज़्यादा इन्वेड नहीं करता। मैं इसकी पहले मिसालें दे दूँ आपको। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ट्यूमर होता है जिसको मेनिंजियोमा कहते हैं। ठीक है। मेनिंजियोमा जो है ये मेनिंजाइटिस का एक लफ्ज़ है जो झिल्ली होती है हमारे ब्रेन के ऊपर, तो वहाँ पे एक ट्यूमर निकलता है। ये बिनाइन ट्यूमर होता है। तो ठीक है। ये खुद ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट उस तरह नहीं करता कि यहाँ से वहाँ चला गया या वहाँ चला गया, लेकिन ये अगर ग्रो करता रहे स्लोली तो ब्रेन पे प्रेशर डालेगा। जब ब्रेन पे प्रेशर डालेगा तो जाहिर है ब्रेन का फंक्शन भी ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। तो लेकिन इसके मुकाबले में जो कैंसर वाला वो जो अच्छा, हम क्यों ना इसके साथ साथ अगर आप मुझे ये बताते जाएं कि ये जो मेनिंजियोमा है इसकी वजह से हमारी बॉडी पे नुकसान क्या क्या होते हैं। लाइक ब्रेन पे प्रेशर आएगा तो उसके साथ होगा क्या, हमारा ब्रेन की वर्किंग कम हो जाएगी, हमारी अकल में कोई कमी आएगी, हमारी बॉडी के कोई ऑर्गन्स ख़राब होंगे, ताकि ऑडियंस को समझने में भी आसानी हो जाए, सिम्टम्स भी जाहिर हो जाए कि मेनिंजियोमा होगा तो आपको ये सिम्टम जाहिर होने लग जाएंगे। देखिए, मैं आपको ना फिर शुरू करता हूँ। चलो मेनिंजियोमा से शुरू करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेनिंजियोमा जो है ना, ज़्यादातर ये मेनिंजीज में, मिसाल के तौर पे हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-4 बड़े मशहूर सियासतदान और 2-4 बड़े मशहूर एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जिनको ये हो चुका है। अच्छा। और वो अल्लाह का शुक्र है कि सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज ये स्लो ग्रोइंग होता है। अब उनके अंदर क्या निशानियां थी, मिसाल के तौर पे उनकी जो हियरिंग थी, वो जो उनकी 8वीं नर्व होती है उसके ऊपर मेनिंजियोमा बना और उसने कानों के अंदर शां शां की आवाज़ें देनी शुरू कर दी, बैलेंस थोड़ा सा कंट्रोल होना, जो भी काम होगा उस नर्व का वो मुतासर होना शुरू हो जाएगा, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह उसराम क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो मेनिंजियोमा है वो ब्रेन के अंदर वाली साइड पे होता है और वो जब प्रेशर डालेगा तो ये प्रेशर अगर थोड़ा सा बढ़ता रहे तो शख्सियत के अंदर कंफ्यूजन आना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। मिसाल मैं आप देता हूँ, एक हमारा क्लर्क था तो उसकी एज थी अबाउट 50 ईयर्स के करीब। तो ऑफिस वालों ने फील किया कि ये ना भुलक्कड़ सा हो गया है और कुछ अरसे से भुलक्कड़ होना शुरू हो गया है और इसको याद नहीं रहती चीज़ें, और ये वरना बड़ा ये कॉम्पिटेंट था। तो वो इसी तरह बाद में उसने जब 2-3 डॉक्टर्स के पास गया, कोई ख़ास क्लू नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो इसका MRI करा के देखते हैं। MRI करा के देखा तो ही हैड अ मेनिंजियोमा। तो इस तरह उसका मेनिंजियोमा जो था वो पकड़ा गया। बिल्कुल सही। अब इसके मुकाबले में जो एस्ट्रोसाइटोमास हैं या वो जो कैंसर वाले ट्यूमर्स होते हैं वो रैपिडली ग्रोइंग होते हैं और वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहे होते हैं। उसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक पेशेंट की मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक काफ़ी अच्छी सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर थे, तो अपने बेटे को लेकर आए। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब हमने इसको चेक कराया था तो इसके पैर में कोई नुक्स है। अच्छा। ये चलता है तो इसका पाँव थोड़ा सा मुड़ जाता है, वो पूरा उठता नहीं है ऊपर से। तो हमें फ़लाने डॉक्टर ने लिखा है कि आप इसको शू बना के दें। तो मैं चूँकि म्यो हॉस्पिटल में आई वाज हेडिंग डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, मैं तो बेसिकली न्यूरोसर्जन नहीं हूँ, लेकिन एज अ न्यूरो फिजिशियन मैंने उसका मुकम्मल एग्जामिनेशन किया एंड देन आई थॉट कि मैं किस किस्म का इसको, वो हम ऑर्थोसिस कहते हैं, वो बना के दें। तो जब मैंने उसे एग्जामिन किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसके पाँव में तो नुक्स नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग
इन द ब्रेन। तो मैंने उनके वालिद साहब को, जो कि मैं सेक्रेटरी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं जी आप इनका MRI कराएं ब्रेन का, मुझे तो कुछ और लग रहा है, तो नाराज़ हो गई मुझसे। वो कहने लगे डॉक्टर साहब ये आपका काम नहीं है, हम तो इसके शू के लिए आए थे, तो आप इतनी बड़ी बात आपने कह दी। तो मैंने कहा ये जवान लड़का है, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अलामतें हैं। तो और बड़ी छोटी छोटी अलामतें और होती हैं। अलामतें क्या आपने ऑब्जर्व की वो थी? अलामतें मैंने ऑब्जर्व ये की थी, एक हमारे यहाँ देखें बड़ा छोटा टेस्ट होता है कि अगर पाँव का जो सोल ऑफ द फुट है उसके ऊपर आप हल्का सा वो यूं यूं करके आप फेरते हैं, तो आपका जो अंगूठा है ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसको प्लांटर्स कहते हैं। अच्छा, यानी अगर पाँव के नीचे आप ऐसे करके तली जो कुछ होती है ना पाँव का पाँव के सोल, नीचे उसको हाँ कुछ इस तरह करके हाँ फेरेंगे तो हाँ आपका हाँ, अंगूठा ऐसे जाना अंगूठा स्टार्ट हो ऊपर जाए। चला जाता है। तो तो ये एक मतलब डॉक्टर ही देख सकते हैं, आम आदमी ठीक इतना है, नहीं हो और ये सकता। प्लांटर्स, हम इसको प्लांटर कहते हैं कि ये बिब्लिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। ओके। तो वो छोटी सी चीज़ थी। अच्छा, दूसरी निशानी होती है कि अगर ब्रेन के अंदर कोई डैमेज होता है तो वो अगर बॉडी को इफेक्ट कर रहा होता है, तो जब आप उसका रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो रिफ्लेक्स ब्रिस्क हो जाता है उसका। यानी वो जैसे घुटने पे हम हल्का सा उसको जब टच करते हैं तो ब्रिस्क हो जाता है। तो एनीवे मेडिकली ये दो चीज़ें मैंने देखी थी। खैर वो थोड़ा सा रूठ के मुझसे चले गए, और ही एक्चुअली डिड नॉट इवन फोर्स मी कि जी आप मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या हुआ कि वो इत्तफाकन कोई तकरीबन 3-4 हफ्ते के बाद आए और आके जी मेरा शुक्रिया, जी मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि मेरे दिल में बात रह गई थी, तो मैंने MRI करवाया तो इसका तो ट्यूमर निकला। और फिर वो दे वेंट टू अ न्यूरोसर्जन, और वो जो ट्यूमर था वो एस्ट्रोसाइटोमा था। ये वो ट्यूमर होता है जो ब्रेन का मल्टीप्लाई जिसको होता रहता है, हाँ होता रहता है, हाँ रैपिडली आगे अगर जाता वक्त है। पे आप ना करें तो रैपिडली। तो वो फिर उसका ऑपरेट हुआ। ओके, लेकिन ये और ट्रीटेबल होता है, क्योरेबल होता है? ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना एक जो सर्वाइवल रेट होता है वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ ट्यूमर्स का, क्या मेडिकेशन हुई, कितना अर्ली डायग्नोज हुआ, और कितना किस स्टेज के ऊपर डायग्नोज हुआ। अब इसके ट्रीटमेंट्स के अंदर तो इसमें सर्जरी होती है ताकि कंप्लीट रिमूवल हो, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। ये सारी प्लानिंग जो होती है, ये देखिए ना, ये टीम वर्क होती है ना। न्यूरोसर्जन डज द सर्जरी, फिर जो हमारे उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो ट्यूमर को रेडिएशन लगाते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, वो कीमोथेरेपी करते हैं। फिर ये पेशेंट जब चलने के काबिल थोड़े बहुत हों या ना हों, रिहेबिलिटेशन के लिए वो हमारे सेंटर्स में आ जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक इसी तरह और मैंने शायद किसी आपके पॉडकास्ट में बताया था, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं म्यो में था तो मैं वहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है तो उसका पैटर्न हुआ करता था। तो मुझे कुछ लड़कों ने शिकायत लगाई कि सर हमने देखा कॉरिडोर में फलानी जो लड़की है वो गुजरते हुए कंधा हमें टकरा के गुजर जाती है, हमें विच वॉज वेरी ऑड। एग्जैक्टली, लड़की ऐसा क्यों करेगी? हाँ, लड़की तो कभी ऐसा नहीं करेगी। तो वो चूंकि जितने बच्चे वहाँ पे होते हैं तो बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, दे आर लाइक फ्रेंड्स, लाइक ब्रदर सिस्टर्स, फैमिली की तरह होते हैं। बिल्कुल। और हमारा तो ये बहुत ही वो था। आपको पता है ये जो 1122 है, ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ये जो रेस्क्यू 1122, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस ज़माने में बनी थी, तो ये उस ज़माने में मैं ही स्टूडेंट पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। अच्छा, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। तो ये वहाँ पे रिजवान ने बनाई थी। रिजवान वाज द प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन ओके, की, नाइस यूनियन नहीं नाइस। बल्कि जो वेलफेयर सोसाइटी थी। जो भी रिजवान जो इसके MD या चीफ है, उसी का ये आइडिया था। लेकिन वो उस वक्त उसी हमारी ही सोसाइटी की तरफ से ये, अच्छा अच्छा, हाँ, तो इनॉग्रेशन अब वहाँ थोड़ा से। बहुत जो क्रेडिट है इसका वो देती माशाल्लाह है खुद को भी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। एनीवे शी वाज अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया एक दिन, तो बुला के मैंने बिठाया, मैंने बात की, तो शी वाज वेरी एब्सोल्युटली शी वाज वेरी फैंटास्टिक इन द सेंस कि वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी एक्टिव। तो मैंने उसका जब एग्जामिनेशन किया तो विजुअल फील्ड मैंने देखी उसकी, यानी आंखों की एक विजुअल फील्ड होती है। तो क्योंकि न्यूरोलॉजी में जब आप एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो फिर आप पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। ये पहला जो लेसन हमें
ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है ना, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो उसकी जब मैं फील्ड ऑफ विजन देखी तो मुझे लगा कि एक साइड तो उसको नज़र ही नहीं आ रहा। अब वो जिस साइड पे वो टकराती थी तो वो इतनी साइड तो उसको नज़र ही नहीं आती थी। तो दैट वाज द रीज़न। और उसको आइडिया ही नहीं होता था आइडिया कि नहीं वो था किसी से टकरा रही है। सो उसका हमने जो MRI था जब करवाया तो उसका भी एस्ट्रोसाइटोमा निकला। और उसके फादर को फिर मैं वो कराची में थे, मैंने फ़ोन किया एंड दे केम, दे वर रिपोर्टिंग, दे टुक हर टू UK। वहाँ पे उसने ऑपरेट करवाया। माशाल्लाह शी इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ माशाल्लाह। हैप्पीली मैरिड। तो उसका रीअकर भी हुआ, लेकिन ये था कि शी इज़ डूइंग फाइन। अच्छा, यानी इसमें ये भी हो जाता है कि अगर एक दफ़ा ट्यूमर आपका क्लियर कर भी दिया गया है, वो क्योर हो भी गया है, तो वो रीअकर भी हो जाएगा, दोबारा भी हो जी, सकता है। ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ट्यूमर। ठीक है। तो इसी तरह जैसे मेनिंजियोमास वगैरह होते हैं तो इनको जब आप रिमूव कर देते हैं तो इनके अंदर दोबारा ग्रो करने का इम्कान बहुत कम होता है। लेकिन जिस तरह एस्ट्रोसाइटोमास हो गए या मेगालोब्लास्टोमास हो गए तो इनके अंदर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अभी आपने हमें 2 बताए हैं, एरिस्ट्रोसाइटोमा और मेनिंजियोमा। इसके अलावा तीसरा अभी आपने क्या ये नाम जी लिया? मेगालोब्लास्टोमा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हाँ, और फिर इसमें क्या होता है? ग्लायोब्लास्टोमा। ये थोड़े से ज़्यादा, ये मेगालोब्लास्टोमा बच्चों में होता है और जैसे मैंने कहा ना ये पीछे वाली साइड पे होता है। इसके अंदर जो आम तौर पे कंप्लेंट्स आती हैं ना बच्चों की, वो ये आती हैं कि बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो यूजुअली उसको हेडेक होता है और वॉमिटिंग करता है वो। ओके। और इसकी अब ये मैं मिसाल दे के किसी को डराना नहीं डरा चाहता, नहीं रहा, लेकिन हम क्योंकि अवेयरनेस भी तो दे रहे हैं ना कि हाँ हम इन हाँ चीज़ों को हाँ सीरियस लें, हाँ। लीनियंट ना लें। अगर अब आपका बच्चा बार-बार एक कंप्लेन कर रहा है कि जब एग्जैक्टली वो उठता है तो उसके सर में दर्द होता है और थोड़ी टाइम के बाद उसे वॉमिट आ जाती है, तो आपको उस चीज़ को जल्दी से सीरियस लेना एग्जैक्टली चाहिए। देखिए ना, एक दफ़ा हो गया, 2 दिन हो गया, 4 एग्ज़ैक्टली, दिन हो गया, चलो 1 हफ्ता हो गया तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, एग्ज़ैक्टली, के और बिल्कुल, बढ़ता गया बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर तो हफ्ता भी वेट नहीं करना चाहिए, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। हुँ, अच्छा, हमारे यहाँ आप देखें ना जो बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी वजूहात बन जाती हैं। पेट ख़राब हुआ तो वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे स्कूल में जाने के बहाने से वॉमिटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है, तो एक ये निशानी हो सकती है। ठीक अच्छा, है। और ये बड़ों में भी हो सकती है कि दे हैव अ हेडेक एंड दे फील। इनकी जो वॉमिटिंग होती है ना आमतौर पे प्रोजेक्टाइल होती है, काफ़ी बड़ी वॉमिटिंग होती है। हुँ, सो एक ये निशानी होगी। अच्छा, दूसरा बाज़ औक़ात लोग नोट करते हैं। अगेन एक पेशेंट था हमारा, उसके पेरेंट्स ने आके कंप्लेन किया कि जी ये इसका चलते हुए बैलेंस ख़राब होना शुरू हो गया है। ओके। और मैंने कहा किस वक्त? वो कहने लगे कि जी ख़ास तौर पे जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये रेलिंग ना पकड़े तो ये चढ़ नहीं सकता। हुँ, इसी तरह चलते हुए अगर बहुत तेज़ दौड़ना पड़ जाता है या बाज़ औक़ात किसी जो तंग जगह से गुज़रना पड़ता है तो वी फ़ील कि जिस तरह ये, तो उसका बैलेंस का इशू हो रहा था। अब बैलेंस का अगर इशू हो तो इसको हम एटेक्सिया कहते हैं। अब एटेक्सिया की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन ये जेनेटिक हो सकता है, सेरिबेलर हो सकता है, स्पाइनोसेरिबेलर हो, तो हम वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। एनीवे, उसको रूल आउट करने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही, दिनों का मतलब है कुछ दिनों हफ्तों के अंदर ही ये सारा कुछ डेवलप हुआ था, तो ऑब्वियसली प्रोटोकॉल के अंदर था कि इसका MRI करवाएं। हुँ, उसका MRI करवाया तो उसका ब्रेन के पीछे सेरिबेलम के अंदर, यानी ये जो ये दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस विच ब्रेन विच कंट्रोल्स द बैलेंस, हुँ, उसके अंदर एक ट्यूमर निकल आया। ओके। और फिर उसको लेटर ऑन ही वाज रेफर्ड टू अ न्यूरोसर्जन। हुँ, और आई कैन अश्योर यू दैट न्यूरोसर्जन्स इन पाकिस्तान, दे आर वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन्स इन द वर्ल्ड। बल्कि मैं तो बड़े फ़ख्र से बताऊं, मेरा क्लास फेलो डॉक्टर आसिम, उसे अभी बेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ अमेरिका का अवार्ड मिला है। माशाल्लाह, हाँ, ही वाज माय माशाल्लाह, क्लास फेलो माशाल्लाह। KE में। ओह तो नाइस। बल्कि नाउ हम, ही इज़ इन अमेरिका और ही इज़ इन अमेरिका। ओके, नहीं हाँ तो हम पॉडकास्ट में बुला लेते हाँ, उन्हें। लेकिन वो आता रहता है यहाँ पे भी, वो आके ट्रेनिंग देते हैं अरे डॉक्टर्स को। नाइस, नाइस, नाइस। और वेरी वेरी काइंड हार्टेड, जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक, मैं तो उसे कहता हूँ कि तुम होलिया टाइप आते हो, जैसे होलिया अल्लाह टाइप लोग होते हैं।
उनके काम आ जाना, लोगों के माशाल्लाह, काम आना, तो वंडरफुल। माशाल्लाह। तो इसलिए इस वक्त आप अमेरिका में देख लें, एक ज़माना था कि अमेरिका में जो न्यूरो सर्जन हुआ करते थे उनको गॉड्स कहते थे विद स्मॉल जी, गॉड्स विद स्मॉल जी, एक ज़माना था जिसमें कहा जाता था। सो अब तो खैर बहुत ज़्यादा और तरीके भी आ गए हैं बहुत से ब्रेन की चीज़ों को डील करने के। तो ये वो ट्यूमर्स हैं कि जो अपेरेंटली हमें पता नहीं होता, तो ये अलामतें हों। अच्छा, इससे ना डॉक्टर साहब मेरे माइंड में एक केस आया है। मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा था कि एक नेबर में एक लड़का था, वो ना थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था। अच्छा, अब उन्होंने डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने कहा फिजियोथेरेपी करवाएं, इसकी टांग में कोई छोटा मोटा इशू होगा, फिजियोथेरेपी से कवर हो जाएगा, आप ये करें, आप वो करें। लेकिन अच्छी खासी एज गुजरने के बाद, लाइक वो जब 24-25 का हो गया, तब जाके उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा किसी न्यूरो के डॉक्टर को भी दिखा लें। ठीक है, तो जब वो ब्रेन के डॉक्टर के पास गए हैं, तब पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर है, तो आप इसको कराची ले जाएं और वहाँ जाके इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी हो गई, ट्यूमर रिमूव हो गया, लेकिन उसके बाद से अब तक भी वो सही से चल नहीं पाता। उसकी टांग का वो इशू वहीं का वहीं है, लेकिन ये है कि ट्यूमर रिमूव हो गया। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें भी अपने बच्चों में देखते हैं कि वो सही से चल नहीं पा रहे, उनके पाँव का कोई इशू है, उनकी टांग का कोई इशू है, उनकी टांग सीधी नहीं रह पा रही, उनके बाजू में कोई इशू है, तब भी हमें जल्दी से ब्रेन के डॉक्टर को अप्रोच कर लेना चाहिए। देखिए, मैं तो बल्कि यूँ कहूँगा कि सिंपली ऐसा नहीं, बल्कि कोई भी सिम्पटम या साइन, मिसाल के तौर पे इवन अगर खांसी ऐसी बच्चे को आ रही है कि वो मुस्तकिल चली जा रही है, तो आप 2-4 दिन तो देख सकते हैं ना, बट यू मस्ट गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा कमज़ोर है, मिसाल के तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, ज़रूरी नहीं है कि उसको ब्रेन ट्यूमर ही हो, उसको और कोई भी तो न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो सकती है बिल्कुल ना। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर बच्चों के ना हाथ टेढ़े होते हैं, वो बेचारे सही सीधे पकड़ना भी चाहें, वैसे नॉर्मल होते हैं, बातें ठीक करते हैं, हाथों से चीज़ें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जब कोई चीज़ उठाते हैं ना, वो नॉर्मल वे में नहीं उठाते। वो पता चल रहा होता है, उंगलियां टेढ़ी होती हैं, हाथ टेढ़े होते हैं, उनके हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं, जल्दी कोई चीज़ नहीं पकड़ाई जाती। हाँ, तो देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये बेसिकली यूजुअली जो होती है इसको न्यूरोपैथी कह सकते हैं हम, ठीक है, कि हमारे हाथों की जो नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और न्यूरोपैथिक चेंजेस आ जाती हैं, ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। लेकिन ये तो बुढ़ापे में नहीं आती। नहीं, ये बच्चों में भी हो सकती है। जेनेटिक जो न्यूरोपैथी है, एग्जैक्टली। ये हमारी जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने सालों में कब शुरू हो सकती है? एडल्ट्स के अंदर शुरू हो सकती है। और ये जो होती है, जो पॉलीन्यूरोपैथी है, इसका मतलब होता है कि फिर आपकी हाथ वीक होते हैं, इसी तरह फिर आपकी जो पाँव होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये अब वो जो बच्चा जिसकी आपने इशारा किया कि वो बच्चा अभी तक उसकी टांग नहीं चलता है, ठीक। हालांकि उसकी सर्जरी हो गई। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जब ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो और ट्यूमर को आप पूरा निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद अगर कोई वहाँ पे डैमेज रह जाता है, तो यूजुअली वो हिस्सा फिर 100% रिकवर नहीं करता, क्योंकि आपने वो हिस्सा निकाल जो दिया, तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो इफेक्ट न्यूरोलॉजिकल आएगा। डेफिसिट रह जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, हम हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसा। तो नतीजा ये निकलता है कि इसी हम फिर मारे मारे फिरते रहते हैं। हमारे यहाँ अब तो न्यूरोसर्जिकली बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे हैं कि जिनका ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, गैमा नाइफ के साथ उनका ट्रीटमेंट होता है। व्हाट इज गैमा नाइफ? गैमा नाइफ जो है ये टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर यू डोंट हैव टू ऑपरेट। ओके। आपको ऐसी रेडिएशंस होती हैं, और ये अवेलेबल है कराची में इस वक्त, वहाँ पे ये आगा खान। मेरा ख्याल है आगा खान के अलावा भी है। ओके। और हमारे यहाँ गुर्गी हॉस्पिटल के अंदर भी गैमा नाइफ लग चुका है। ओके, नाइस। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि जी देखिए, जो तो हर इसमें रेडिएशंस के थ्रू ही सारा ट्रीटमेंट होता है? डिपेंड करता है हमारे यहाँ। देखिए, ये जो होती है ना, ये एक असेसमेंट होती है जो न्यूरो सर्जन करता है। मतलब आई कांट डू इट, इट्स नॉट माई जॉब, ये इट्स अ जॉब ऑफ अ न्यूरो सर्जन। ठीक है। वो इसको असेस करता है और वो देखता है कि इसमें जो ट्रीटमेंट है वो आया सर्जिकल होना ज़रूरी है, गैमा नाइफ से फ़र्क पड़ जाएगा, कीमोथेरेपी सिर्फ करनी पड़ेगी।
इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं कि अक्सर बच्चों को मैंने नोटिस किया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बात कर रहे होते हैं ना, तो उनका फेस स्ट्रेच होता है, लाइक उनकी कभी ये चीज़ ऊपर जाएगी। जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत नॉर्मल है, हमारी कोई वेन कोई नर्व खिंच नहीं रही बात करते हुए। तो उनकी कभी ये चीज़ ऊपर जाती है, ये नहीं करेंगे तो वो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो उनकी आंखें खिंचती हैं। तो ये भी कोई ब्रेन में डिसऑर्डर्स चल रहे होते ये हैं? इसको डिस्टोनिया कहते हैं, डिस्टोनिया, फेशियल डिस्टोनिया। ठीक है। और फेशियल डिस्टोनिया जो है उसकी एक वजह जो होती है वो तो बाज़ औक़ात सेरेब्रल पॉलिसी में होती है। पैदाइश के वक्त ब्रेन के एक ख़ास हिस्से को, जिसे हम बेसल गैंग्लियाज कहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन ना गई हो, वो डैमेज हो गया हो, तो ये जो टेढ़ापन है ये चेहरे पे भी हो सकता है, बाजुओं टांगों में भी हो सकता है। तो एक तो ये वजह है। और ये बच्चे थोड़े वीक भी होते हैं? हो सकते हैं, वीक हाँ, भी हो क्योंकि सकते मैंने हैं। अक्सर बच्चों को ऐसे हो देखा है कि सकते हैं। जिनमें ये प्रॉब्लम होता है, वो मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़े से हो कमज़ोर सकते होते हैं। हैं। इनका ये होता है ना कि बिकॉज़ एक साइड ज़्यादा खिंच जाती है, फिर बोलते हैं तो मुँह एक साइड पे थोड़ा टेढ़ा-सा हो टेढ़ा जाता हो है, जाता है, फिर एग्ज़ैक्टली। इवन गर्दन को भी यूँ करके बात करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये ये इसको हम डिस्टोनिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा-सा और आगे आ जाएँ। इसका पहले मुझे इसका बता दें कि इससे किसी किस्म का नुकसान भी है उनकी बॉडी में, किसी किस्म की डेफिशिएंसीज भी हैं जो किसी तरह कवर की जा सकती हैं? नहीं देखिए, अगर तो ये ब्रेन डैमेज एट द टाइम ऑफ बर्थ हो चुका है तो ये ख़त्म नहीं होता, ये रहेगा। हुँ, अब आप कर क्या सकते हैं, अगर डिस्टोनिया बहुत सीवियर हो तो उसको बाद में पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, या आप उसके ट्रीटमेंट के अंदर लाइक हम बुटॉक्स लगाते हैं ताकि पट्टे रिलैक्स कर जाएं, रिलैक्स कर हम जाएँ। टैबलेट्स देते हैं, हम उनकी थेरेपीज़ करवाते हैं, तो हुँ, वो बच्चे उसी कंडीशन के साथ कुछ बेहतर होके ज़िंदगी गुजार लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को हमारे यहाँ, आपने चूँकि अब ज़िक्र कर दिया, हेमीफेशियल स्पैज़म होते हैं। यानी एक हिस्सा, जवान मैंने कई पेशेंट्स आते हैं, बल्कि भी रिसेंटली भी आए, जिनका एक हिस्सा बिल्कुल साइड के ऊपर खिंचा हुआ होता है। जैसे लकवा टाइप हो जाता है? लकवा इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, लकवे में भी मैं दोनों में फ़र्क भी बता देता ठीक हूँ। है। लकवा जो होता है ना, ये बुनियादी तौर पे जो हमारी फेशियल नर्व होती है, सेवंथ नर्व, हुँ, जब ये ब्रेन से नीचे से निकल के कान से गुजर के तो आ रही होती है, तो कान में इस पे दबाव पड़ जाता है, वहाँ पे एक फेशियल ओके। कनाल होती है। और हुँ। ज़्यादातर ये वो लोग जिनको ज़ुकाम या कोई कानों का प्रॉब्लम हो, हुँ। उनके अंदर ये दबाव होता है, हुँ। और फिर ये लकवा पहले 3-4 दिन तक बढ़ता है, ठीक है। और फिर बढ़ने के बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। भले आप इलाज कराएँ या ना या ना कराएँ, कराएँ। 3-4 हफ्ते में इसमें ठीक हो जाना खत्म होता हो है। जाता है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये जो हमारा गलत कॉन्सेप्ट है, वो कबूतर का खिलाना, जंगली कबूतर वगैरह, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हुँ, इसके अंदर मेडिसिन का थोड़ा-सा रोल है। सबसे ज़्यादा जो रोल है इसके अंदर, वो ये बात समझने का कि भई इससे ठीक टाइम हो है जाना है। और ये टाइम है। हाँ, आप 3-4 दिन हाँ, दे दो तो ये हाँ, ठीक हो ही हाँ। जाएगा। और इसमें जो होता है ना, इसके अंदर मतलब जो मरीज़ को जब आप देखते हो ना, तो अगर उसका ये साइड खिंची हुई है ना, यूँ, हुँ। तो आपको लगता है कि ये साइड पैरालाइज़्ड है, जबकि दूसरी साइड हालाँकि होती है। ये साइड पैरालाइज़्ड होती है। हुँ, वो इसलिए होती है कि चूँकि ये काम करना छोड़ देती है, और ये काम कर रही होती है, तो ये इधर खींच रही होती है आम आदमी को, और ये इधर खींच रही है, दैट इज़ व्हाई वी गॉट अ बैलेंस। हुँ। तो लकवा तो ये अच्छा, जो हेमीफेशियल स्पैज़म होते हैं, ये लकवे की तरह नहीं कि ये ठीक हो जाते हैं। हुँ, ये ठीक हो सकते हैं। ये ज़्यादातर जो चेहरा है ना, वो पूरे का पूरा खिंचा रहता है, और जब आप लोगों से बात करें या आप किसी को फेस करें पब्लिक प्लेस में, तो ये एंग्जाइटी की वजह से और ज़्यादा खिंच जाता है। और हकलाते हैं? नहीं, हकलाना डायरेक्टली नहीं होता इससे ताल्लुक़, लेकिन हो भी सकता है। आँख का ये हिस्सा, चेहरे का ये हिस्सा, ये स्पैज़म में चला जाता है। अब इसकी भी 2 वजूहात होती है। इसकी एक वजह तो वही, इसका जो ब्रेन के अंदर हमारे बेसल गैंग्लियाज़ होते हैं, उनका कोई डिफेक्ट हो सकता है। और ये भी बाय बर्थ होता है कि ये किसी नहीं, भी नहीं, नहीं, एज ये में तो हो कभी भी सकता हो है? सकता ये है। कभी भी हो हाँ, सकता है। ये तो ब्रेन में अगर कोई हैमरेज हो जाए खुदा न खास्ता, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। तो एक ये इसकी वजह हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों में वक्ती तौर पे कभी आपने देखा है, यूँ फड़कते हैं, यूँ, बिल्कुल ऐसा या होता ये है। यूँ आँख ये यूँ करती आँख है। भी हाँ, यूँ-यूँ बार-बार हाँ, फड़केगी, यहाँ से भी हाँ, आपका हाँ। ये अब ये फेस सारे जो फड़केगा। पेशेंट्स होते हैं ना, खुदा न खास्ता, ये एकदम इनको या कोई कह देता है कि कोई ब्रेन ट्यूमर होगा, ऐसा नहीं है।
ये जो वक्ती तौर पे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, अब ये में डराने की ज़रूरत नहीं है कि हो भी सकता है, ये यूजुअली जो है एंग्जाइटी की वजह से होता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये जो आँख, मुझे याद है अभी हमारे एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर है और सो ही केम टू मी और उनका ये था कि वो हल्की सी जो आँख थी ना यूँ यूँ करती थी, तो वो कह लगे यार मुझे बड़ा आई फील वेरी बैड, यू नो आई एम टॉकिंग टू माई ऑफिसर्स, और बात को क्रिमिनल्स होते हैं उनसे बात करनी होती है, तो यूँ एक आँख हल्की सी मेरी यूँ यूँ करना शुरू कर देती है। ऐसा होता है कि जब हम लाइक कभी इंटरव्यू में जाएं या हम इस हाँ, तरह हो फील सकता करें है। ना कि हमने कोई, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो हुँ, जब वेरी फर्स्ट टाइम मैं शायद ऑन कैमरा भी आई हुई थी, जब मैंने ऑन कैमरा बात की तो मुझे फील हुआ कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी ये चीज़ हिल रही है, हाँ, बार बार हाँ। हिल रही है, वो क्या, वो मतलब नर्वसनेस हो गई, एंग्ज़ायटी, एंग्जाइटी हो गई, नर्वसनेस ये कर पैनिक सकती अटैक। है। तो वो जब वो चीज़ें आप पे आती हैं तो उसकी वजह से भी आपकी फेस जो है वो शिवर करना स्टार्ट कर सकता है, या आंखें जो हैं वो बार बार ऐसे एंग्जाइटी पलटना में स्टार्ट। एंग्जाइटी इसको हम ट्विचिंग कहते हैं। ट्विचिंग, जिसे ओके। दिस इज ट्विचिंग, यू नो। दिस इज कॉल्ड ट्विचिंग, हाँ, ओके। ये वो उस किस्म का स्पैज़म, इस तरह तो ब्लेफरोस्पैज़म होता है। ये बहुत सी बीमारियां हैं जो कि हम यहाँ कवर नहीं कर सकते, हम्म। जिन लेकिन जो मेन बात बताने वाली है वो ये है कि हर वो बॉडी की मूवमेंट या चेहरे की मूवमेंट जिसके अंदर कोई एबनॉर्मल मूवमेंट आए, उसको अल्लाह ना करे ब्रेन ट्यूमर नहीं समझना चाहिए। लेकिन चेक करवा लेना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दफ़ा मैंडेटरी है चेक करवाना, क्योंकि अगर आप बीमारी को वक्त पे पकड़ लेंगे एग्जैक्टली तो वो उसका बहुत से क्योरेबल है, वो दावा हो सकता है। क्योरेबल हाँ, है। हाँ, अगर हम उसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके पकड़ेंगे तो फायदा नहीं है ना बिल्कुल। उसका तो। अच्छा, हमारे यहाँ जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे यहाँ टैबूज़ बने हुए हैं ना। हम्म। हमारे यहाँ तो कई बाबों के पास चले जाएँगे, उनसे दम करवा लेंगे, कई जो है वो ऐसा ही है, टोटके इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा। करेंगे। सो मैं एक और आपको वाकया बताता हूँ, वो ब्रेन ट्यूमर का नहीं है लेकिन ट्यूमर का है। मेरे पास एक आज से 25-30 साल पहले की बात है। वेरी यंग, वेरी चार्मिंग लेडी, यू नो, गर्ल केम टू मी विद अ फादर। तो उसके कंधे में दर्द थी। हम्म। तो अब कंधे का दर्द तो बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, तो किसी को भी हो बिल्कुल। सकती है, चोट लगने से हो सकती है। तो मैंने उसको दवाई लिख के दे दी, फिर मैंने अगली दफ़ा उसको दोबारा दवाई लिख के दी, वो कह लगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर मैंने उसका एक्स-रे करवाया, हम्म। तो एक्स-रे करवाया तो उसके अंदर हमें लगा कि जिस तरह उसके ट्यूमर है। अच्छा। अब अगर कंधे में ट्यूमर है, कंधे की ये जो बोन होती है, ह्यूमरस बोन कहलाते हैं इसको, तो मैंने उसके वालिद साहब को कहा, मैं कहा जी आप फ़लाँ-फ़लाँ डॉक्टर को दिखाएँ। उसने फिर बेटी को बाहर भेज के मुझसे पूछा कि क्या हो सकता है जो आप इतना परेशान होकर बता रहे हैं। तो मैं कहा मुझे लग रहा है कि अल्लाह ना करे ये ट्यूमर है। हम्म। तो कहता है अगर ये ट्यूमर है तो इसका क्या करेंगे फिर हम। मैंने कहा इसका फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो जो डॉक्टर होगा वो ये कर सकता है, लाइक आई सेड सर्जरी हो सकती है, हो सकता है काटना पड़ जाए इसको। अगर नहीं काटेंगे और ये फैल गया तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इसी तरह मैंने कहा रेडिएशन एंड ऑल दैट, लेकिन आप उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे। एनीवे वी वेंट, और उसके बाद कोई 3 महीने गुजर गए, तो एक दिन वो मेरे पास फिर आ गया अपनी बेटी को लेके। तो मैंने कहा आपने दिखाया नहीं था? कहने लगा हाँ हमने दिखाया था। उन्होंने कहा कि एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, यानी काटना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो कहता है हम कैसे, जवान लड़की हमारी माशाल्लाह इतनी ठीक ठाक, इतनी पढ़ाई में लायक, मतलब उसकी एक बाजू नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ मुल्तान रोड पे चले गए, वहाँ पे कोई वो हैं अपना क्वैक है कोई, मतलब तो वो उसने कहा नहीं नहीं आप दफ़ा करें इन बातों को, आप ये तेल लगाएं, आप ये करें ये करें। तो कहने लगा वो दर्द भी बढ़ता गया और वो दवाई वो उसका स्वेलिंग बढ़ती गई। देन अल्टीमेटली यू नो वी वेंट फॉर अनदर एक्सरे टू अनदर डॉक्टर। तो अब उसने कहा कि इसको हर कीमत पे ऑपरेट होना चाहिए, तो हम आपके पास आ गए हैं। तो मैं तो कह रहा था आपको तभी कराएं। फिर मैंने उन्हें एक और डॉक्टर साहब थे उनको उनके पास भेजा, और उससे पहले मैंने उन्हें कहा कि जी आप ना इसका बोन स्कैन भी करवाएं। बोन स्कैन से ये पता लगता है, जैसे हम आज के प्रोग्राम में शुरू में कह रहे थे, कि ये कहाँ कहाँ फैल चुका है। तो बोन स्कैन और बाकी दूसरे टेस्ट करने के बाद पता लगा कि उसका ये ट्यूमर जो था उसके लंग्स में भी और उसकी हड्डियों में भी फैल चुका था। और अब दे आर अ वेरी लिटिल टाइम, यू नो, अगर वो एम्पुटेट कर भी देते तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सर्वाइवल। बट एनीवे वो फिर चले गए, उन्हीं से इलाज कराते रहे। तो एक दिन डेढ़ माह शायद गुजर चुका था।
तो her father came, he said I just come to say thank you to you, लेकिन वो बेटी हमारी इस दुनिया में नहीं रही। ओहो। हाँ, तो कहने उस वक्त अगर हम बात मान लेते, एम्पुटेशन करवा लेते। आई नो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, आप किसी आम आदमी को कहें कि तुम्हारे पाँव में ट्यूमर है और हमें इसको काटना पड़ रहा है, तो कौन कटवाता है? हमारे यहाँ विदाउट नेमिंग समबडी एक बहुत ही सीनियर और बहुत मशहूर हॉकी प्लेयर थे। सो मैं म्यू में था तो उनको ट्यूमर निकल आया, तो मुझे याद है उनको मैंने कहा ये तो कह लगे मुझे तुसी फ्रैंकली दसो कि जी इदा की हो सकता है। मैं कहा ये एम्पुटेट करनी पड़ेगी। सो आई रेफर्ड हिम, जहाँ म्यू में मैं था वहाँ ऊपर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट था। तो उसके बाद वो इतना खौफज़दा हो गए, हॉकी का प्लेयर पाकिस्तान की टीम का, और भागना दौड़ना। तो बाद में फिर आई डोंट नो, आई नेवर मेट हिम अगेन, पता लगा कि ही डाइड, यू नो, एंड मस्ट हैव बीन द कॉज। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें फ़ौरन से डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, और वो जो भी रेफ़र करें हमें उस चीज़ को सीरियस भी लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात बता रहा हूँ आपको, कि खुदा न खासा अगर किसी शख्स को कैंसर हो जाता है तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर और एक ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। विल पावर डॉक्टर का जो है उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो बाकायदा उसकी काउंसलिंग करे और फिर उसको बताए कि भाई तुमको ये है, वो पूरा एक टाइम ले। एंड दिस इज़ हाउ यू नो दे डू समटाइम्स, यू नो। वैसे मैंने देखा है यूरोप में, अमेरिका में तो दे आर वेरी ब्लंट, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बता, वो काउंसलिंग करते हैं लेकिन साथ में बहुत कुछ कह भी देते हैं। अच्छा, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक शख्स को आप अच्छा खासा वो बैठा बिठाया, आपने टेस्ट करवाया, मेरे साथ तो ये अक्सर होता रहता है ना कि हम पेशेंट देखते हैं, अच्छा अब हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रही होती कि इसको बताएं कैसे। और अगर आप उसकी काउंसलिंग किए बगैर उसको या पेरेंट्स को बता देते हैं तो वो दे गो इनटू, वो फौरी तौर पे ना एक दो और डॉक्टर्स को दिखा के वो भी ये बात कहेंगे, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाएंगे कि यार कोई किसी हकीम की फक्की मिल जाए या कहीं से कोई दम दरूद हो जाए, और वो वेस्ट करते हैं टाइम यहाँ पर। तो आई ऑलवेज से अल्लाह ना करे कोई ऐसी नौबत आए, 2-3 डॉक्टर्स की अच्छे कैलिबर के राय लें और उसके बाद लिसन टू देम एंड बिलीव देम। बिल्कुल। ये तो हो गया डॉक्टर्स के उस पे। अच्छा, जो पेशेंट होता है ना, मैंने देखा है कि एक आदमी अपने ब्रेन में या बॉडी में ट्यूमर लेके फिर रहा होता है, उसको उसका इल्म ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा तो अच्छा खासा भाग दौड़ रहा होता है। जिस दिन आप उसके मुंह पे उसको बता देते हैं ना कि इसे तो ट्यूमर है, हो जाता है, नेक्स्ट डे आप उसका कभी चेहरा देखा करें, उसका चेहरा पीला हो जाता है। इसी वो आस, वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जिंदा रहने का या मर जाने का खौफ शुरू हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल जिनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ और उन लोगों ने उसको दे टुक इट एज अ चैलेंज, और डॉक्टर ने उनको कहा था, जिस तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अच्छा इसकी प्रोग्नोसिस में हो सकता है 6 महीने 1 साल, वो माशाल्लाह 10-10 साल हो गए, दे आर डूइंग वेरी फाइन। विल पावर, पेशेंट की साइड से विल पावर बहुत मैटर करती है। आपको जो भी है अल्टीमेट यकीन तो अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी साइड के काम पूरे करने हैं, अपनी मेडिकेशन का ख्याल रखना है, डॉक्टर की सजेशन को सीरियस लेना है। डॉक्टर जो भी आपको डिक्टेट करता है वो आपने बहुत सारी चीज़ों को सीरियस लेना है, तभी आप सेहतमंद लाइफ गुजार सकते हो। यू हैव टू बी, यू नो, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली। आपको अपने साथ ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, और दूसरा यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ इन अल्लाह। एग्जैक्टली, मतलब अल्टीमेट जो भी करना है वो अल्लाह ने ही करना है। अगर ये ट्यूमर बनते कैसे हैं, अगर इसकी मिथ में या इसकी तफसील में जाए ना तो आपको पता लगेगा। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे हर सेल को एक नेचर की तरफ से मैसेज दिया हुआ है कि तुमने इतना ग्रो करना है, इसके बाद तुमने नहीं ग्रो करना, रुक जाना है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ट्यूमर्स होते हैं ना, वहाँ पे ये मैसेज फेड आउट हो जाता है। तो वो जो सेल्स होते हैं अपनी मर्जी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो वो 10 के 20, 20 के 50 के 1000 के लाख के करोड़
वो फिर जो आसपास के सेल होते हैं ना उसकी ग़िज़ा भी खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, फिर वीक हो जाता है। तो ये इस तरह करके फिर वो जो आसपास के इलाके होते हैं उनके प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो जो असल हमारा अज़ा होता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है और ये पूरी की पूरी ग्रोथ उस पर हावी हो जाती है। तो जब वो अज़ा काम नहीं करेगा, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, तो पेशेंट अल्टीमेटली डाइज। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खालिद जमील। बहुत अच्छा और बहुत ही प्रोडक्टिव आज का पॉडकास्ट था। बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स का पता चला, नई चीज़ें सीखने को मिली और किस किस चीज़ को हमने लाइफ में बहुत सीरियस लेना है ये भी हमने जाना। हाँ, और एक चीज़ मैं एंड में ज़रूर बता दूं कि हमारे यहाँ ना चॉइस ऑफ डॉक्टर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम किसके पास जाएं। तो अगर खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर का एरिया आ जाता है तो देन यू हैव टू गो टू अ न्यूरोसर्जन। ओके। ही इज़ द राइट पर्सन। तो उसके बाद मेरे पास भी कोई ऐसा पेशेंट आता है, वी रेफर हिम टू अ न्यूरोसर्जन। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। Pleasure. इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अगर खुदा न खास्ता ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर से गुजरे हैं तो उसको किस तरह डील करेंगे। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।